नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश और दुनिया स्तब्ध है। इतना बड़ा आतंकी हमला, जिस तरह से पर्यटकों की जान गई है, निर्दोष लोगों की जान गई है, घाटी में जिस तरह से कोहराम मचा है, वो वाकई में हैरान परेशान करने वाला तो है ही, लेकिन सरकार के तमाम सुरक्षा प्रयासों पर सवाल उठाने वाला भी है। हमारे साथ शुभंकर मिश्र राजनीतिक विश्लेषक हैं, सतीश कुमार जी फॉरेन पॉलिसी विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव फॉरेन पॉलिसी विशेषज्ञ हैं और जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है उससे राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक सब चिंतित हैं। पूरा देश, सत्ता पक्ष विपक्ष सब एकजुट हैं। सवाल ये है कि सतीश कुमार जी, जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, कोई आतंकवादी इतना समय लेता है और उसके पास इतना समय होता भी है कि वो उस मारने वाले को पहले उसका नाम पूछे, उसका आई कार्ड देखे, उसका जाति धर्म पूछे और उसके बाद उसे ढूंढे। बिल्कुल। अब हमें लगता है कि आतंकवाद अपने आप में खतरनाक तो है ही। जम्मू कश्मीर के इतिहास को देखें तो कई उसके प्रारूप दिखाई देते हैं, और ये एक नया प्रारूप था जिसमें कम्युनल हार्मोनी को पूरी तरह से हाशिए पर रखकर, चुन चुन कर, ये पहचान कर कर कि हिंदू को हम टारगेट कर रहे हैं, अनजाने में कोई मुस्लिम ना मारा जाए, और उसको उस तरीके से कि उसके नेता, यानी जो एक मजबूत प्रधानमंत्री देश के सामने है, उसको एक मैसेज देने का काम कि तुम जिन नीतियों के साथ चल रहे हो, जिस सोच के साथ चल रहे हो, उसका करारा जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमारी अपनी भूल को माने ना माने, लेकिन पाकिस्तान की इसमें हिमायत है, या पाकिस्तान के सैनिक प्रमुख के द्वारा दिए गए कुछ दिन पहले बयान को इसे जोड़कर देखा जाए तो बातें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं कि लेकिन बयान हम कुछ दिन बाद क्यों देखते हैं? अगर बयान पहले है, जम्मू कश्मीर के हालात हमें पता है, और उसके बाद भी अगर सुरक्षा व्यवस्था, इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जहां आते हैं वहां पर सुरक्षा जिस तरह की थी, अपने आप में सवाल है, अपने आप में चिंता की बात है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रोफेसर श्रीराम श्रीवास्तव जी। जी, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पर तो हम दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर में इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत चौकस है, और वहाँ सीआरपीएफ भी है, सेना भी है, और जम्मू पुलिस भी जो है बहुत सतर्क है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो जो स्लीपिंग सेल वहां पर काम कर रहा है, पाकिस्तान के जो दलाल काम कर रहे हैं, और जम्मू के राजनीतिक जो बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो जिससे जम्मू कश्मीर में शांति हो जाए। अरे पाकिस्तान से क्यों बात करें? जो ये कह रहे थे, उनके पिताजी भी जो है जेल में रहे बहुत दिनों तक देशद्रोह के अपराध में, और ये भी अपनी हवा खा चुके हैं। लगता है कि इन सब का इलाज करना पड़ेगा। आज की तारीख में जिस तरह से खुलेआम लोग जो है भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और गजवाए हिंद का प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कफन बांध कर निकलो सड़कों पर। अरे इन सबको इकट्ठा करके जरा थोड़ा चीन में भेज दीजिए। उइगार मुसलमानों का उन्होंने क्या हाल किया, तब इनको अकल आएगी कि भारत का प्रजातंत्र कितना स्वस्थ और यहाँ पर जीवन कितना शांति प्रिय है। रहा सवाल कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसका सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। आज जो एसएससी की बैठक हो रही है कैबिनेट की, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ कारगर नतीजे निकलेंगे। रहा सवाल मेरे अपने विचार में, हमको क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले पाकिस्तान से राजनीतिक संबंध तोड़ देना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए, जितने भी हमने वीजा दिए हैं उन सब वीजा को कैंसिल कर देना चाहिए। तीसरा काम ये करना चाहिए कि दुनिया के सभी पर्यटकों को हम ये चेतावनी दे देंगे, पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करके स्वयं जाएं। अगर ये सेंटेंस दे देंगे तो देखिए अभी वहां कितनी हलकम मचती है। रहा सवाल अभी हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान को, हालांकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन व्यापारी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अरब देशों को भेज रहे हैं और वहां से दुबई होते हुए पाकिस्तान जा रहे हैं। सभी तरह के हमारे एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी जो
इंडो पाक जो वाटर संधि है, पानी की संधि है, उसको खत्म कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान में आज की हालत ये है कि वहाँ की जो 5 नदियां हैं, उनका जो पानी जाता है 60% पानी केवल चीन के, हेलो, 60% जी पानी आपको चीन के, सुन पा रहे हाँ जी हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? तो वहां जी भी अब प्रोफेसर जितना राम, पानी हम छोड़ रहे हैं वो सब पानी, वो सब कोर्स कोऑर्डिनेटर को दो। कुछ तकनीकी परेशानी। टीम प्लीज जरा ध्यान दीजिए, ऑडियो कहाँ से आ रहा है। मेरे साथ शुभांकर मिश्र जी भी हैं। पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है उसकी तस्वीरें, सैफुल्लाह की टेस्ट कुंडली जो है, टेरर कुंडली, सैफुल्लाह लग्जरी कारों का शौकीन, सेना के अफसर फूल बरसाकर पाकिस्तान में स्वागत करते हैं, जो इस पूरे टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर तक चलाता है। सैफुल्लाह ने युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया और पिछले दिनों जिस तरह के वीडियो वहां से आए हैं वो भी बताते हैं कि सब कुछ हमारी जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, वो क्या कर रही थी, एक सवाल उठेगा। और अगर इतनी बड़ी संख्या में टेररिस्ट एक साथ, इतना समय भी अगर टेररिस्ट ने लिया, आतंकवादियों ने इतना समय लिया, किसी का आई कार्ड देख रहे हैं, किसी का नाम पूछ रहे हैं, किसी का जाति पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, इतनी देर में तो पुलिस वहां मौजूद जो है या सुरक्षा एजेंसीज के लोग अलर्ट हो जाने चाहिए थे। उन्हें इतना समय लगा, इसलिए सवाल उठ रहा है कि तमाम सब कुछ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ही इतना बड़ा हादसा हो गया। तो पाकिस्तान और टेररिस्ट, आतंकवादियों की मंशा तो सफल हो गई ना। सवाल ये शुभंकर मिश्र जी। बीना जी, आपको और आपके बाकी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी देखिए, जहां तक 2-3 चीजें मैं पहले क्लियर कर लूं। एक शायद श्रीवास्तव साहब ने या आपके पूर्व के पैनलिस्ट ने बोला कि पाकिस्तान से राजनीतिक संबंध खत्म कर देने चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमारे आज की डेट में कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है। दूसरा, जहां तक बहुत ही एक आम और स्वाभाविक रिएक्शन है कि हम इंटेलिजेंसी पे, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करें। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा रैशनल होकर सोचें और आपको अगर ये बताया जाए मीना जी कि मीना जी एक हफ्ते के अंदर आपके ऊपर अटैक होगा, मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप ये बता पाएंगी सिर्फ इस एक हफ्ते में, 7 दिनों में आपके ऊपर कहाँ, कब, कौन अटैक करेगा? देखिए, ये एक जनरल इनपुट्स हमेशा होती हैं और फौज की या फिर जो सिविल एजेंसीज हैं वो बहुत तरीके से अपना काम करती हैं। हमें उनको अपना काम सिखाने की और उनके ऊपर अविश्वास करने की जरूरत नहीं। हमेशा ये इंट उनके पास होती है या इंट सोर्सेज डेवलप होते हैं कि चांसेस हैं, चांसेस कोई डिनाई नहीं करता। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बदली हुई परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में, जहां पे हमने वो दौर भी देखा है कि हम कॉन्वॉयज में अगर निकलते थे तो रात को निकलते थे कि दिन में ट्रैफिक के साथ हमारा इनकाउंटर ना हो, पत्थरबाजी होती थी, दिन दिन भर पत्थर चलते थे, सीआरपीएफ को पैलेट गन्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। क्या आप चाहती है वो सिचुएशन कश्मीर में है? क्या हम सब ये नहीं चाहते कि कश्मीर भारत के एक किसी और राज्य की तरह सामान्य हो? और सामान्य करने का पहला नतीजा कार्रवाई होती है, उसका सबसे पहला प्रयास यह होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आम पब्लिक और आम इलाकों से दूर किया जाए। दूसरा, जिस जगह की आप बात कर रही हैं उस जगह की जियोग्राफी मुझे नहीं पता आप उससे वाकिफ हैं या नहीं। कारण एक ऐसी जगह है जहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है। ये घास का मैदान है, वहां पे मोटरेबल रोड नहीं है। तीसरा जो आपने पूछा कि जाति पूछकर किसी को नहीं मारा गया, अलबत्ता धर्म पूछकर सबको मारा। जाति का वहां पे किसी ने सवाल नहीं पूछा। वो आप कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ पत्रकार मित्र हैं आपके जो वो पूछेंगे कि किसकी जाति क्या थी और कितने % उसमें किस जाति के लोग मरे हैं, उनके लिए छोड़ देते हैं। ये कहना बहुत आसान हो जाता है हम सबके लिए। जब कोई घटना घट जाती है, उस घटना के घटने के पहले ये समुद्र में मछली मारने जैसा काम होता है। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, कुछ लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं कि अब सारी एजेंसी सक्रिय हो गई है। बिल्कुल हो गई है, बिकॉज अब आप एक पिन पॉइंटेड ऑपरेशन और पिन पॉइंटेड इंसिडेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके पहले अगर आपके पास ये इनपुट हो कि वैली में अटैक होने वाला है, क्या आपको पता है वैली की टोपोग्राफी क्या है? क्या आपको बैसारन की टोपोग्राफी पता है कि उस मीलों के चारों तरफ जो पहाड़ है, उस पहाड़ में अगर कोई घुस जाए? मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, मैंने 8 साल कश्मीर में दोनों तरफ, वैली में भी और पुंछ और राजौरी के इलाके में भी निकाले हैं।
अगर एक नाला पार करके कोई दूसरी तरफ चला जाए, आप उसको ढूंढ नहीं सकती। हमारे यहाँ फौज में एक कहावत है, माउंटेन ईट्स मैन। आप वहाँ आप और कुछ लोगों की बात चल रही थी कि एक सेक्टर फौज के और दोस्त वो हैं, सारे सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। मैं आपकी बात मानता हूँ, विपक्ष को इस समय सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक स्टीरियोटाइप उठा के और सवाल करना शुरू कर दें, इंटेलिजेंस क्या हो रही थी, सुरक्षा बल क्या कर रहे थे, उनको इतना समय कैसे मिला, आपको क्या जानकारी है कि कितना समय इन आतंकवादियों ने लिया इस पूरे काम को करने में। और सबसे नजदीकी जो चौकी थी, वहां से पुलिस के पहुंचने में या सुरक्षा बलों के पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम मतलब विषय से भटक रहे हैं। विषय आपका ये होना चाहिए कि पहलगाम का अटैक हुआ कि क्या कारण है, उसके पीछे मानसिकता क्या है, और इससे बचने के आगे क्या उपाय हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पीछे इस समय पड़ के मुझे मालूम है कि इनमें से कोई भी अगर किसी ने गलती की होगी या किसी ने लापरवाही बरती होगी, वो अपना भुगतेगा, समय के साथ उसको उसका प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन इस समय कहाँ सो रहे थे, क्या कर रहे थे, कितना समय लगा, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। जी, आतंकवादियों की मंशा क्या है ये समझने की जरूरत नहीं है। ये देश और कश्मीर कितने सालों से और दशकों से समझ रहा है कि उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते थे, वो क्या सोचते थे, वो क्यों ऐसा करके गए। आज की तारीख की सच्चाई ये है कि हमारी बड़ी संख्या में पर्यटकों की जान गई है, और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से भारत सरकार को लेनी होगी, भारत सरकार की एजेंसीज को लेनी होगी। निश्चित रूप से इससे पहले भी सरकारें जब जब रही हैं, चाहे वो किसी भी दल की रही हो, उन्हीं से पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं। इसलिए सरकार उस सवालों से बच नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो। हमारी जिम्मेदारी है नागरिकों की आवाज को, और जिन लोगों के परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें ये पता चले, उन्हें ये मालूम हो कि भाई सुरक्षा एजेंसियां जो है मुस्तैद तो थी, लेकिन आतंकवादियों की योजना उनसे भी ज्यादा आगे की थी। वो कितने सालों से कर रहे थे, कितने महीनों से कर रहे थे, उनको कितने पैसे कहाँ से मिल रहे थे, उनके साथ कितने लोग लगे हुए थे, ये तो है ही, ये तो कर ही रहे हैं, ये तो चल ही रहा है, तभी घटना हो गई। जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो निश्चित रूप से उसके लिए सुनियोजित आतंकवादियों के मंसूबे काम करते हैं। आज पहली बार आतंकवादियों ने अपने मंसूबे दिखाए नहीं है। बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जो वहां पहुंच रहे थे, पिछले लंबे समय से पर्यटकों का पूरे देश और दुनिया से जो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था, अब वो खत्म हो रहा है। पर्यटक वहां से अपना टूर बीच में छोड़कर निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में वापस ऐसी स्थिति लाने में कितना समय लग जाएगा सतीश कुमार जी? अब देखिए, ये अपने आप में अत्यंत, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, उसे आम जीवन, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ अगर हम कहें तो पर्यटन ही है कश्मीर के लिए। और रैंडमली पर्यटक को निशाना बनाया गया और विधर्म के आधार पर, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। लाखों लोग हर साल, ये प्राइम, देखिए ये दो तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कश्मीर में जाने वाले लोगों का ये प्राइम टाइम होता है, अपनी जिस समय ये अटैक हुआ है। दूसरा, कुछ ही दिन पहले मतलब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हम होगी, और जिसमें हम ये मान सकते हैं कि पहलगांव इज ए गेटवे, पहलगांव एक तरह से गेटवे है। तो इन तमाम चीजों को हम निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं पर इतने बड़े पैमाने पर और खुलेआम आतंकी आकर हमला करते हैं, तो इंटेलिजेंस फेलियर से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति इस तरह की है, भीतर के लोग आश्रय देते हैं आतंकियों को, राजनीतिक विषाक्तता इतनी ज्यादा है वहां पर कि अभी भी कुछ लोग भारत से इंटीग्रेट करने के बाद भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें वहां पर आज भी है। पाकिस्तान तो एक बड़ा कारक है ही, लेकिन देश के भीतर भी कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय हित की चिंता कम और एक मजहब की चिंता ज्यादा है वो वोट बैंक के लिए। तो ये भी, इसको भी दुरुस्त करना होगा, नहीं तो स्थिति निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा करेंगी। जी, सवाल ये भी है कि आतंकवादियों ने इसी समय को, अगर हर बार जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उनके आतंकवादियों के मंसूबे, उनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई है,
दुनिया भर से जिस तरह का भारत को सहयोग मिला, इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जिस तरह का मिला, अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर इजराइल तक सब जगह से जिस तरह के रिएक्शन आए, जिस स्तर पर भर्त्सना हुई इस आतंकवादी घटना की, हमले की, डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग की क्या सिग्निफिकेंस है? इसी समय क्यों चुना गया? कश्मीर की ज्योग्राफी कोई पहली बार नहीं है, वो तो जब से कश्मीर बना है तब से वही है। और जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, जैसा सतीश जी ने कहा कि सवाल ये जिस तरह पूरा लगातार जो है वहां के लोग, लोकल जो लोग हैं, वो आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहे हैं, साथ मिले बिना, मिली भगत के बिना संभव ही नहीं है कि इस तरह से रास्तों में, पर्यटक स्थलों पर टूरिस्ट जो आतंकवादी है वो टूरिस्ट के बीच में सीधा पहुंच जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग, जब ये देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री विदेश में हैं और वित्त मंत्री भी बीच में अपना टूर छोड़ के आई, प्रधानमंत्री भी बीच में अपना टूर छोड़ कर आए, इस टाइमिंग का कोई अर्थ है प्रोफेसर डॉक्टर राम श्रीवास्तव? बिल्कुल, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र का प्रदर्शक है। ये बताता है कि पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ कर ये समय चूज किया है। एक तो समय ताल कटोरा में वहां जहर उगला जा रहा था और उनके स्लीपर सेल वहां पर भी काम कर रहे थे बांग्लादेश में। वहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ था वो भी अपने आप में कम प्रदर्शित करने वाला नहीं है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का दौरा और सऊदी अरब के साथ हमारी मित्रता, MOU साइन करना, ये पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों को, विशेषकर वहां की फौज के अफसरान को, मुनीर साहब को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। मुनीर साहब ने 16 अप्रैल को अपने भाषण में साफ कहा था, कश्मीर हमारे गले की नस है। अब वो समय आ गया कि उनकी उस नस को काट के हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वहां के जो है दूसरे सज्जन कहते हैं कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमको वहां जाकर उनके हाथ में, गले में, पैरों में, सब जगह चूड़ियां ही पहनाना पड़ेगी। क्योंकि ये बात अपनी जगह सही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2047 में हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, ऐसे में वो तिलमिला रहा है। क्योंकि वहां से जितने भी लोग जाते हैं हज करने के लिए, उससे आधे से ज्यादा लोग, 95% लोग तो अक्सर वहां पर पाकिस्तान से जो वीजा लेकर जाते हैं भीख मांगने रुक जाते हैं। आज की स्थिति क्या है? अभी जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति जो आने वाली है वो ये होगी कि नवंबर में मुनीर साहब रिटायर होने वाले हैं, उनको एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। तो मुनीर साहब तो इस जुगाड़ में लगे हैं किसी भी तरह से युद्ध हो जाए, जिससे कि वो मार्शल लॉ लगाकर वहां कुंडली बनाकर और डिक्टेटर बनकर बैठ जाएं। ये उसकी शुरुआत है। और रहा सवाल ये ऐसा क्यों हो रहा है, कश्मीर में ऐसे लोग क्यों पनप रहे हैं, उनको दबाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने लाभ उठाकर उनके चेहरे तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन उन्होंने फौजी वर्दी कहाँ से हासिल की? फौजी डिपो से तो होती नहीं है। वो ठेकेदार, वो टेलर वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि वो फौजी वर्दी पहनकर तो पाकिस्तान से आए नहीं होंगे, उन्होंने यहाँ कहीं रुके होंगे, उन्होंने कोई टैक्सी वगैरह की होगी। तो आज की तारीख में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को वो सब सूत्र इकट्ठा करना पड़ेंगे जो NIA कर रही है, और निश्चित रूप से किया जाएगा। किन किन ने लोगों ने उनको शरण दी है, उनको पकड़ना पड़ेगा। आज की तारीख में आतंकवाद से निपटने का एकमात्र सूत्र अगर किसी ने खोजा है तो चीन ने खोजा है। उइगर मुसलमानों की क्या हालत है, जरा इन जो धार्मिक अंधता के पागले लोगों को उइगर मुसलमानों के यहाँ भेज देना चाहिए चीन में। वहां जाकर जब देख जाएंगे क्या बुरी दुर्गति है। तो आज का युग जो है, युद्ध का युद्ध तो नहीं है, लेकिन कमजोरी का युद्ध नहीं है। आज का हमारा समय है शक्तिशाली ढंग से हमको अपनी ताकत का एहसास कराकर दुश्मनों के दांत टूटे करने की खूबियत रखना पड़ेगी। हमको हमारी ताकत का एहसास हमें कराना पड़ेगा आज भी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि इतनी जबरदस्त ढंग से बेहतर हो रही है। जैसा मैंने पहले कहा कि ग्लोबली हमें जो रिस्पांस मिला है इस वक्त, आज इस कल की घटना के बाद में, सवाल ये है शुभंकर मिश्र जी कि जब भारत की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है तो कहीं पाकिस्तान की और आतंकवादियों की कुंठा निकलनी लाजमी है। हमें अति सतर्कता की जरूरत है।
मीना जी, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें अति सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पड़ोसियों की हालत क्या है। जैसा श्रीवास्तव साहब ने बोला, और सही बोला, कि असीम मुनीर नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, और शायद वो अगर फील्ड मार्शल ना भी बनना चाहें या मार्शल लॉ ना लागू करना चाहें, बट उनको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी इस समय सबसे कमजोर है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से हमले कर रहा है, उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति जो है, जिसमें इमरान खान और उनके समर्थक एक अलग लड़ाई लेके बैठे हुए हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान को अभी एक अमृत की बूंद चाहिए, और वो अमृत की बूंद उनके पास एक ही है, कश्मीर। और कश्मीर क्यों है? क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चक्कर है कि जिस इस्लाम की ये बूटी पिला पिला के जिस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पे भड़का के धार्मिक आतंकवाद चलाया जा रहा है, जब तक इसके जड़ पे आप वोट नहीं करेंगी, तब तक ये खत्म नहीं। 4 विदेशी, 2 देशी लोगों ने, जो खबरें आ रही हैं कि 4 पाकिस्तानी और 2 लोकल लोगों ने मिलके इस घटना को अंजाम दिया। ये वो थे जो वहां मौजूद, जिसके पीछे कम से कम 400 लोग होंगे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। और जिस तरीके से इंटेलिजेंसीज की अभी श्रीवास्तव साहब ने भी बात की और आपने भी, कि हमें सतर्क होना है, मैं आपको एक चीज बड़े ही कन्विक्शन के साथ बता सकता हूँ कि कम से कम 100 घटनाएं रोकी जाती हैं, तब कहीं जाके एक ऐसी घटना प्रकाश में आती है और ऐसी घटना हो पाती है। एजेंसियां हर निश्चित लेवल पे अपना काम निश्चित कर रूप से, रही हैं। निश्चित रूप से। और जहां तक इस समय रिस्पांस की बात, मेरा अपना मानना है कि रिस्पांस जरूर होगा, अपने समय पे होगा। हमारी सरकार और हमारी फोर्सेस सक्षम है, बस ये है कि जल्दीबाजी में ना हो, बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके किया जाए। और उसमें हमें, मतलब, ये मुझे पक्का यकीन है, अपने तजुर्बे से बता सकता हूं कि हमारे पास हर तरीके की कंटीजेंसी और हर तरीके की प्लानिंग मौजूद है। हर तरीके के टारगेट सेलेक्टेड हैं, रेकीड हैं, और चाहे वो सिर्फ आर्मी का ऑपरेशन हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन हो, या किसी 2 सर्विसेज का ऑपरेशन हो, सिविल मिलिट्री मिला जुला ऑपरेशन हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो ना सिर्फ चुने हुए हैं, उनकी एक्सरसाइज की जा चुकी है, उनको रिहर्स किया गया है, उनको वॉर गेमिंग उनके ऊपर हो चुकी है। तो ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है सरकार वही समय पर निर्णय लेगी, और हेड शुड रोल। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है। सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, और जो सरकार समय की सरकार है, जिसकी जिम्मेदारी है जवाबदेही किसी की, और उसको जवाब देना पड़े। जी, सतीश कुमार जी, सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जहां विधायिका और न्यायपालिका आपस में उलझी हुई हैं, हिंदुस्तान में जहां वक्त को लेकर जिस तरह की भारत के अंदर ही जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या ये जो टाइमिंग है आतंकवादियों का, इस टाइमिंग का इन सब जो भारत के अंदर की स्थितियां हैं, इनसे कोई वास्ता है? जम्मू कश्मीर में सत्ता में जिस तरह से तमाम प्रयासों के बाद भी बीजेपी की दूरी होना, और वहां पर जो सत्तारूढ़ लोग हैं, दल हैं, उनको उनके ऊपर पहले भी इस तरह की उन नजदीकियों की बातें, चर्चाएं, आतंकवादियों को कहीं न कहीं पनाह अलग-अलग फ्रंट पर देने की जो बात है, क्या ये सारे कारण मिलकर भी आतंकवादियों और पाकिस्तान को ऐसा करने का कहीं कोई मौका दिया है? अब देखिए, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ कायम है। वो द्वंद्व आंतरिक है, और आंतरिक द्वंद्व के बीच में नई चीजें उभर कर सामने आती है, और वो दुनिया के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को नए तरीके से परिभाषित करती है। तो जो कभी हमारे बीच में विधायिका वर्सेस न्यायपालिका का जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती है, और इतनी क्षमता है कि हम आपसी रसाकसी के बाद जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो बातें लिखी हुई हैं वो स्थापित हैं। कुछ ऐसे तत्व, टूल किट्स निश्चित रूप से हैं जो देश के भीतर भी हैं, भारतीय अलग अलग राजनीतिक दलों के भीतर भी हैं, और कुछ समुदायों में है, कुछ एकेडमिया में भी है, जो इसका फायदा विदेशों में तो है ही, लेकिन देश के भीतर भी है, जो भारतीय समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। 2 साल पहले ठीक मई में हमें लगता है कि गल्फ के कंट्रीज में भारतीय लोकतंत्र को लेकर एंटी इंडिया वेव की शुरुआत
गल्फ कंट्रीज में हुई थी और वहां पर भारतीय मजदूरों को एक तरह से तंग किया जा रहा था। तो कहने का अर्थ कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत का सेकुलरिज्म सब तो बाद में आया। भारतीय समाज तो खुद ही अपने आप में इतनी मजबूती के साथ सेकुलर है कि उसका कोई जवाब नहीं है। और उसका प्रमाण आप देख ही सकते हैं कि जिस देश में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की हो और उसी देश के किसी कोने में, चाहे बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां पर हिंदुओं को चिन्हित कर मारा जाए और उसके बाद भी ये देश शांत रहे। इस यहाँ की राजनीतिक मानसिकता और यहाँ की सोच को दुनिया को हमें लगता है कि प्रशंसा करनी चाहिए। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा, शायद ही ऐसी संस्कृति होगी जहाँ के लोगों को इस तरह से चिन्हित कर मारा जाए, फिर भी देश शांत है। उस संस्कृति को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास तो आतंकवादियों का रहता ही है। लेकिन जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश जी, इस पूरी घटना में, आतंकवादी घटना में, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है, पहलगाम में, सवाल ये है कि इस देश में ये जो आज की टाइमिंग है, आतंकवादियों के मंसूबे क्या है ये हमें मालूम है, सरकार की सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक हुई है, ये सत्य है। लेकिन इसके बीच एक बात तो ये कि सरकार को इस वक्त क्या संदेश देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी, ये जो समय है, इस समय का कोई अर्थ है, इस समय का कोई सिग्निफिकेंस है? आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उन सब पर कहीं कोई ऐसी घटनाओं का असर पड़ सकता है? नमस्कार मीना जी, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर वो ये मैसेज देना चाहते हैं चुनाव को ध्यान में रख के, यानी कि कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, तो वो अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इस सारी घटना से खासकर हिंदू वर्ग जो है वो कितना आहत होगा, कितना मर्मांत उसकी स्थिति है, क्या उसका रिएक्शन है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका टाइमिंग जो है ना, बहुत सोच समझ कर रखा है उन्होंने। वो जैसा कि कल रात को मैं टीवी देख रहा था, बहुत सारे जगह से ये आ रहा था कि करीब 7-8 तारीख से रेकी कर रहे थे होटलों में, कितने हिंदू आए हुए हैं, कितने टूरिस्ट हैं और वो कहाँ जाते हैं। तो वो जगह उनको ऐसी लगी, जो कि वहाँ के चश्मदीद बता रहे थे कि 4 से 5 हजार के करीब टूरिस्ट उस जगह मौजूद था। तो 4 से 5 हजार में अगर वो 40 भी मारते हैं या 20 भी मारते हैं, जैसा कि 27 के मरने की खबर आ रही है, इतने भी मारते हैं तो उनका मैसेज देने का काम पूरा हो जाता है, जो मैसेज वो देना चाहते हैं। इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस आए हुए हैं हिंदुस्तान, अपने जयपुर में ही मौजूद है। अब ये जयपुर में बैठकर आज इन्होंने अपना एक प्रोग्राम जो सिटी पैलेस में जाने का था उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस माहौल में वो नहीं जाना चाहते, कोई एंटरटेनिंग जगह नहीं जाना चाहते थे, कोई मैसेज ऐसे नहीं देना चाहते थे कि आप तो महल देखते फिर रहे हैं और इधर इस देश में जो है आतंकवादियों ने 27 लोगों की जान ले ली। ये बहुत ही खतरनाक मामला था, तो ऐसे टाइम पर भी दिया। पिछले बार भी जो आतंकी हमला हुआ था तब हुआ था जबकि बिल क्लिंटन आए हुए थे हिंदुस्तान, उनके दौरे के टाइम पर ही हुआ। तो ये सोच समझ के देते हैं। ये बताना चाहते हैं कि जो सरकार ये क्लेम कर रही है कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हो गई हैं, घटी हैं, वाकई घटी हुई भी है, तो वो थ्योरी ठीक नहीं है, वो सोचना ठीक नहीं है। और यहाँ आतंक का साया अभी भी मौजूद है, कश्मीर में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं है, ये मैसेज देना चाहते हैं। और कश्मीर जो है आज भी डिस्प्यूटेड जगह है, यहाँ पे डिस्प्यूट की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो मैसेज देने का जो तरीका है इनका, अब हालांकि गवर्नमेंट जो है कड़े स्टेप लेगी, ये तो सबको पता है कि क्या करेगी। अब ये तो कुछ सोचा नहीं जा सकता, नहीं बताया जा सकता। मान लो गवर्नमेंट कुछ सोच भी रही है तो उसको पब्लिक तो करेगी नहीं, ये तो हो जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो हमारे मानव जाति पर और हिंदू समाज पर, खासकर हिंदू समाज पर बहुत बड़ा जख्म छोड़कर जाती है। सरकार को दोष देने से इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो अपने बल पर जितना अच्छा कर रही है, जितना अच्छा करना चाहिए वो किया है।
अब ये एक टूरिस्ट के पीछे या 10-10 टूरिस्टों के पीछे तो पुलिस और सेना के जवान लगाए नहीं जा सकते। ये हाइडिंग एंड प्रोसीडिंग वाला जो मेजर होता है, तरीका होता है, उसी हिसाब से धीमे धीमे काम करते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पर स्कैनिंग कर लीजिए, कहीं चौकी पर, कहीं सड़क की एंट्री पॉइंट पर वहाँ स्कैन कर लीजिए और बस जाने दीजिए सबको। मैं अभी एक दो साल पहले ही जो है कश्मीर, ये पहलगाम वगैरह एरिया में जाकर आया था घूमकर परिवार के साथ, और मैं खुद सोच रहा था कि अगर इतने टूरिस्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब कश्मीर में अब नॉर्मलिसी हो गई है। श्रीनगर का मार्केट देखने से कतई ये नहीं लगता था कि वो एक ऐसे इलाके का मार्केट है जो कुछ साल पहले तक लोगों के जाने में डर लगता था। बिल्कुल ओपन, बिल्कुल हिंदुस्तान के किसी भी शहर जैसे ओपन मार्केट वहां चल रहा था। तो बड़ा अच्छा भी लगा कि भाई ऐसी जगह पर आना जो है अब डर का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये जो एकाध घटना है, ये घटना बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी। इसलिए इसका सबसे पहले तो इम्पैक्ट ये होगा कि कल से ही जो है टूरिस्ट जाना बंद करेगा वहां। जाना बंद करेगा तो कश्मीर की इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों के काम करने वाले हैं, कोई गुब्बारा बेचता है, कोई सोविनियर बेचता है, कोई चाट पकौड़ी खिला रहा है, कोई क्या, इनसे लाखों परिवारों की रोटी रोजी चल रही थी वहां और बहुत खुशहाल तरीके से चल रही। जी अब उन सबके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये मैसेज दे रहे हैं, नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान अपना ही ज्यादा कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल मरा है, जिनके परिवार के लोग चले गए हैं उसमें, उनके लिए तो वज्रपात है ही, लेकिन एक बड़े लेवल पर अपन सोचे तो ये नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान अपना ही कर रहे हैं। जी, मुस्लिमों की इकोनॉमी सेटल्ड होगी इससे। जी, लेकिन ये बात तो कभी भी आतंकवादी समझने को तैयार नहीं है। आतंकवादी सोच वाले लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है दरअसल कि इससे वो नुकसान तो अपनी ही पीढ़ियों का कर रहे हैं और लगातार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है वो ये कि जो मौका है, टाइमिंग है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में, भारत के प्रधानमंत्री विदेश में है, और ऐसे समय में जब आतंकवादियों ने भारत को निशाने पर लिया है, पर्यटकों को, जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं। देश की बड़ी आबादी ने जो ये सामान्य होते जम्मू कश्मीर में जाने का रुख किया था, एक बार फिर से भय, दहशत और खौफ का माहौल जो है वो पैदा करने में कम से कम आतंकवादी कामयाब हो गए हैं। अब भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें कितना नाकाम कर पाती है। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।